हेलो, वेलकम टू दी खान लॉ स्टडीज़। इसके पहले एक वीडियो में एन इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल आपको बताए गए थे। इट इज़ पार्ट 2 ऑफ द सक्सेशन अमॉन्ग मुस्लिम्स। दिस इज द सेकेंड पार्ट, जिसमें कुछ और जो प्रिंसिपल हैं मुस्लिम लॉ के वो आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, इस बारे में जान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है एंड वेयर डिसीज डज नॉट मेक ए विल, द एंटायर प्रॉपर्टी वुड गो बाय लॉ ऑफ सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। देयर इज नो डिस्टिंक्शन। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें जो डिसीज्ड है उसके पास कैश क्या था, अकाउंट में कितना था, उसके पास जेवरात की शक्ल में क्या था, ये सारी चीज़ें उसकी एसेट हैं और सब के सब हेरिटेबल हैं। सबका बंटवारा जो है इस विरासत के कानून से किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो डिसीज्ड हैं डिसीज्ड के कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि उसकी एसेट से पहले पे किए जाएंगे और शेयर्स को देने के पहले ये काम किया जाएगा। कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूनरल, अनपेड डेट्स, उसका जो कर्जा बाकी है, एंड अनपेड डावर, अगर हस्बैंड है अपनी वाइफ का उसने महर नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें पहले उसकी जो एसेट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है, उसमें से ये चीज़ें पहले अदा कर दी जाएंगी। इन चीज़ों को अदा करने के बाद, इसकी एसेट से डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो हेरिटेबल होगी और फिर उसका बंटवारा होगा। अनपेड डेट के बारे में ये जान लीजिए कि जो क्रेडिटर है, जिसने कर्ज़ा दिया है, अगर उसका कर्ज़ा अदा नहीं किया जाता है तो वो सभी वारिसों के खिलाफ मुकदमा ला सकता है और डिक्री प्राप्त कर सकता है। और सक्सेशन के बारे में लॉ यही है कि एट द मोमेंट सक्सेशन ओपन्स ओनरशिप वेस्ट, जैसे ही वरासत शुरू होती है यानी एट द टाइम जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है उनके उत्तराधिकारियों में, जो शेयरर्स होंगे उनको ओनरशिप मिल जाती है। भले ही प्रॉपर्टी का बंटवारा मीट्स एंड बाउंड से बाद में किया जाए, लेकिन जो भी ओनर हैं, जो भी सक्सेसर हैं, प्रॉपर्टी उनमें वेस्ट कर जाएगी, वो कंटिंजेंट नहीं रहेगी। ये हेरिटेबल प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, आज भी इसको जान लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस टू इनहेरिट। किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से कौन से लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं अंडर मुस्लिम लॉ। फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। A only Muslim can inherit from a Muslim. A non-Muslim cannot inherit a Muslim intestate. यानी ऐसा मुसलमान जिसने की वसीयत नहीं की हो, उसकी प्रॉपर्टी को कोई नॉन मुस्लिम इनहेरिट नहीं कर सकता है। इस बारे में कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1850 बनाया गया था, जिसमें जो कन्वर्ट्स होते थे
आमतौर से जो मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जाते थे उनके राइट्स को कुछ प्रोटेक्ट किया गया इसमें। अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या क्या राइट होगा, तो बहुत से उसके राइट वहाँ प्रोटेक्ट किए गए हैं, उसको अलग से देखेंगे। सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन है होमोसाइड। ए पर्सन हु कॉजेज डेथ ऑफ अनदर पर्सन कैन नॉट इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी है तो ये जो हत्यारा है मृतक की संपत्ति में वरासत नहीं पाएगा, चाहे उत्तराधिकारी के तौर पर, चाहे एज ए वसीयत के आधार पर भी उसे कोई प्रॉपर्टी इसकी नहीं मिलेगी, तो होमोसाइड। थर्ड आता है इलेजिटिमेट चाइल्ड। लेजिटिमेट चाइल्ड कौन है, कौन इलेजिटिमेट है? ए लेजिटिमेट चाइल्ड इज वन हु बॉर्न ऑफ लॉफुल वेडलॉक। लेजिटिमेट क्या है? वैध संतान कौन है? जो कि लॉफुल मैरिज के रहते हुए जो पैदा होता है वो है लेजिटिमेट चाइल्ड। अंडर द मुस्लिम लॉ, who born after 6 months of the date of marriage presumed to be a legitimate। शादी होने के 6 महीने के बाद यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, अनलेस कि उसका पिता जो है उसकी अपनी वाइफ पर एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा करके उसे डिनाई करे। 6 महीने के बाद अगर पैदा हुआ है during continuance of the valid marriage, then the child is a legitimate, and within 6 months अगर पैदा हुआ है तो it is an illegitimate child। इस पॉइंट पर शिया ला और सुन्नी ला एक मत है। डिफरेंस आता है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 112 और मुस्लिम लॉ में। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज इफ ए चाइल्ड इज बॉर्न इट विल बी वैलिड चाइल्ड। यानी शादी होने के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर जब भी यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वैलिड है। ये मेन डिफरेंस है एविडेंस एक्ट में और मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि नहीं, 6 महीने के पहले अगर पैदा हो गया तो इट इज़ ए इलेजिटिमेट चाइल्ड। डेट ऑफ बर्थ जो ली जाएगी जिस दिन पैदा होता वो ग्राउंड है मुस्लिम लॉ में कि 6 महीने के बाद, वैलिड मैरिज के सोलमनाइजेशन के 6 महीने के बाद। तो ये दोनों में अंतर है, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि इफ़ द मैरिज इज डिसॉल्व, अगर शादी का विघटन हो गया, तलाक हो गया, इसमें शिया लॉ सुन्नी लॉ में डिफरेंसेस हैं। शिया लॉ कहता है कि वो बच्चा कौन सा होगा जो लेजिटिमेट होगा, अगर वो 10 लूनर मंथ जो चांद के महीने होते हैं उसके 10 महीने के अंदर अगर वो पैदा हो गया है, देन इट इज़ ए लेजिटिमेट चाइल्ड। हनफी लॉ क्या कहता है? इफ़ बॉर्न विद इन 2 ईयर ऑफ डिसोल्यूशन, तलाक होने के 1.5 से 2 साल तक का समय सीमा इसने इन्होंने बढ़ाया कि 2 साल तक भी अगर पैदा हो जाता है तो लेजिटिमेट होगा। शाफई लॉ और मालिकी लॉ डिफ़र करते हैं। ये तो कहते हैं कि 4 लूनर मंथ, शादी टूटने के बाद 4 लूनर मंथ जो इन्होंने लिया है ये शाफई और मालिकी का है। अब इनहेरिटेंस के राइट्स इलेजिटिमेट चाइल्ड के क्या होंगे, इसमें सुन्नी लॉ क्या क्या कहना है? इलेजिटिमेट चाइल्ड इज रिलेटेड टू हिज मदर, उसका संबंध अपनी माता से होता है, इसलिए वो अपनी माँ की संपत्ति
या अपनी माँ के जो संबंधी हों उनकी संपत्ति में इनहेरिट करेगा। और जो फादर उसको पाल पोस रहा है, जिसकी ये वैध संतान नहीं है, उस पिता की संपत्ति में या उसके रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट नहीं करेगा। दिस इज द सुन्नी लॉ। शिया लॉ क्या कहता है? एनी ऑफ हिज पेरेंट्स, ये तो क्लियर कट कहता है कि जो इल्लेजिम नाजायज संतान जो है अपनी माँ बाप दोनों में से किसी की संपत्ति नहीं पाएगा, ना उनके रिश्तेदारों की कोई प्रॉपर्टी इसे सक्सेशन में मिलेगी। नेक्स्ट आइए, स्टेप चिल्ड्रन, सौतेली संतानें। ये स्टेप पेरेंट से इनहेरिट नहीं करेंगे। ये उनके सौतेले माता पिता हैं तो उनकी सौतेली संतान उनकी उत्तराधिकारी नहीं होंगे। वाइस वर्सा, ये सौतेले माता पिता अपनी सौतेली संतानों को भी इनहेरिट नहीं करेंगे। लॉ क्या है कि जो व्यक्ति ऊपर दी गई शर्तों के अधीन डिस्क्वालीफाई हैं, जब ये सक्सेशन ओपन होता है तो ये माना जाता है कि दे आर नॉट एग्जिस्टेड, कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको नॉन एग्जिस्टेंट मान करके जो मौजूद होते हैं, जो लोग और लोग होते हैं, उसमें वरासत कर दी जाती है। ये क्लियर है? अगेन एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हिंदू लॉ में आपने देखा होगा कि अगर पैतृक संपत्ति है, पिता की 4 संतानें हैं और पिता के जीवन काल में उसका एक पुत्र उसकी डेथ हो जाती है, तो पिता की डेथ के बाद जो मृतक पुत्र था, डिसीज जो सन था, उस डिसीज सन की जो औलादें हैं वो अपने बाप की बराबर का हिस्सा अपने में बांटती हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अपने बाप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर इज नो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम लॉ। इसमें क्लियर कट है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, दैट इफ एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए मैन डाई बिफोर ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए मैन डाई, यानी एक आदमी के एक से ज़्यादा पुत्र थे, एक मर गया, अब मरते समय वो छोड़ा क्या? उसने दूसरे बच्चे छोड़े और ग्रैंड चिल्ड्रन भी उसके छोड़े। तो यहाँ जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो प्री डिसीज सन है, उसकी लाइफ में जो सन की डेथ हो गई है, तो उसके जो बच्चे हैं दे आर एक्सक्लूडेड, दे डोंट रिप्रेजेंट देयर फादर। उनको ये नहीं माना जाएगा कि उनको अपने पिता की जो संपत्ति में हिस्सा थी वो उन्हें दिया जाएगा। दे आर एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ द रूल दैट द नियरर एक्सक्लूड्स द रिमोटर। ये मुस्लिम लॉ में है। ब्लड रिलेशन में जो नज़दीक है वो दूर वाले को एक्सक्लूड, अपवर्जित कर देगा, दूर वाला नहीं पाएगा। प्रायोरिटी किसको दी गई है? ब्लड रिलेशंस को दी गई है। नियरेस्ट जो है वो रिमोटर को एक्सक्लूड कर देगा। बट द शिया लॉ एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस पॉइंट पर शिया लॉ डिफर करता है और यह प्रतिनिधि के सिद्धांत को शिया लॉ में स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर एक आदमी के कई संतानें थी, सब मर गईं उसकी लाइफ टाइम में, यानी बिफोर ओपनिंग ऑफ सक्सेशन उसकी सारी संतानें मर चुकी हैं, ग्रैंड संतानें उसकी हैं, उसके पोते पोतियां मौजूद हैं। अब ऐसी हालत में जब कोई नियरर नहीं बचा है, सब रिमोटर हैं, तो जितनी ये रिमोटर हैं, ये जितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये एक फुटिंग पर आ गए और दे विल सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रैंडफादर।
इसने इस लिमिटेड सेंस में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिर लागू होगा। तो ये आपने देखा कि पहली बात, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज आर हेरिटेबल। इसमें मैंने बताया आपको कि मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टियां इसमें आती हैं, और सक्सेशन ओपनिंग होते ही संपत्तियों के मालिक उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं, भले ही बंटवारा हो अथवा ना हो। और सबसे पहला चार्ज जो होगा वो उसके फ्यूनरल्स के खर्चे उससे निकाल के दिए जाएंगे, उसके जो कर्जे बकाए हैं वो दिए जाएंगे, उसके ज़िम्मे अगर महर का बकाया वो दिया जाएगा। इन अखराजात को, इन एक्सपेंसेस को निकालने के बाद फिर मृतक की डिसीज की एसेट को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर मृतक कर्जा इतना है कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, तो इसमें भी लॉ बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जो उत्तराधिकारी हैं वो उतना ही कर्जा अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं जितना उनका शेयर है। प्रॉपर्टी में जो उनका शेयर बन रहा है उससे ज़्यादा की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और जैसा आपको आगे बताया जाएगा कि जो मुस्लिम लॉ में गर्ल्स हैं, औरतें, महिलाएं हैं, ये शेयर बनाई गई हैं। फर्स्ट राइट इनको दिया गया है, ये दे आर शेयरर, हर प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा है। ये जान लिए, महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है, इन्हें शेयरर बनाया गया है। फर्स्ट टेबल में इनका नाम रखा गया है कि अगर उसकी कोई एक संतान है, अकेली एक पुत्री है, तो उसे प्रॉपर्टी का 1/2 मिल जाएगा। अगर एक से अधिक पुत्रियां हैं और कोई सन नहीं है तो एक से अधिक पुत्रियां 2/3 प्रॉपर्टी लेंगी, और जो अवशेष प्रॉपर्टी बचेगी, जिसे हम रेजिड्यूरी कहते हैं, उसका टेबल दूसरा होता है, इसे हम रेजिड्यूरी टेबल है। इसी तरह वाइफ को 1/8, अगर कोई बच्चा है, कोई औलाद है तो 1/8, और अगर उसके कोई संतान नहीं है मृतक के तो वाइफ को 1/4 मिलेगा। इसी तरह मदर को देख लीजिए, मदर को अगर कोई औलाद है, बच्चे हैं, तो मदर को शेयर मिलेगा 1/6, और देयर इज नो चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ ए सन, तो ये हिस्सा जो दुगना हो जाएगा, 1/3 मदर पाएगी। तो हर प्रॉपर्टी में हमारी औरतों को पूरा हिस्सा दिया गया है, और इन सभी कानून के बावजूद द कम्युनिटी एट लार्ज, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मोस्टली दे इग्नोर देयर डॉटर्स, मदर, ग्रैंड मदर। ये अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बहनों को नहीं देते हिस्सा, बाप अपनी बच्चियों को हिस्सा नहीं देते, और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको बिल्कुल इलीगल ढंग से उस प्रॉपर्टी का आपस में जो जेंट्स मेंबर हैं वो उसका बंटवारा कर लेते हैं और महिलाओं को हिस्सा नहीं देते हैं। जबकि हमने पिछली बार बताया था कि मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी थी अरब्स में, जो वहाँ कस्टम थी, जो प्रिवेलेंट थी, उसको कुरान ने मॉडिफाई कर दिया, अहादीस के ज़रिए प्रॉफिट ने उसे चेंज किया और ला करके वहाँ ब्लड रिलेशन में औरतों को पूरा हिस्सा दिलाया। औरतों को शेयरर बनाया गया, उनको हिस्सेदार बनाया गया प्रॉपर्टी में। लेकिन जो कम्युनिटी है वो, जहाँ तक जो कंडक्ट ऑफ द कम्युनिटी है वो ये शो करता है कि ये लोग कानून वरासत को इग्नोर करते हैं। दैट इज़ वेरी सीरियस मैटर। उम्मीद है कि आप इनहेरिटेंस लॉ को समझ सकने में कामयाब हुए होंगे।
आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका जवाब आपको दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। आई होप कि आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा। बेसिक प्रिंसिपल को इन 2 वीडियो में हमने क्लैरिफाई कर दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग खान ला स्टडीज़ से जुटे रहिए। थैंक यू।